जय हिंद साथियों, देखिए आपका सामान्य अध्ययन का जो 40 मार्क का टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको हम 1 से लेकर 5 टेस्ट नंबर 5 तक का आपका मैथ का सलूशन करवा दिए थे। लेकिन इसके आगे आपका टेस्ट नंबर 6 से लेकर आपका 9 तक का आपका मैथ का सलूशन नहीं करवाए थे। तो आज के क्लास में आपको हम टेस्ट नंबर 6, 7, 8 और 9 में आपका जितने भी आपका मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, इन सभी के आपका मैथ के क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 6 से। इसके मैथ के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बाकी आपका जितने भी क्वेश्चन है सबका आपका सोल्यूशन दिया रहता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका सोल्यूशन और चीज़ का आपका दिया रहता है, लेकिन मैथ का सोल्यूशन आपका नहीं दिया रहता है टेस्ट में, इसलिए आपको मैथ का सोल्यूशन हम आपको करवा देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है, तो करा तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है। सिंपल है, देखिए करा P का 30%, ठीक है, P का 30% में करा Q का 40% ऐड कर देते हैं, तो ये Q का 40% है, तो यह करा है हो जाता है Q का 80%, Q का 80% हो जाते हैं। चलिए इसको फिर सही से लिखते हैं। P का 30% में हम Q का 40% ऐड करते हैं, तो यह Q का 80% हो जाते हैं, Q का 80% हो जाते हैं। अब देखिए ये Q वाले को इस साइड ले जाइए, इस साइड आप ले जाइएगा तो आपको आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा P का 30% बराबर, अब देखिए 80 में से 40 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 40 ही बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं Q का 40%। इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस आएगा, तो 80 में से 40 जाएगा तो 40% बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज है तो बट्टा 100 आपका यहाँ भी होगा, परसेंटेज है तो बट्टे 100 आपका यहाँ भी होगा, तो 100 आपका कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा, यानी P गुने 3 बराबर Q गुने 4 बचेगा। यहाँ से P और Q का अनुपात निकालिएगा तो ये आपका जगह 4:3 आ जाएगा, क्योंकि इस 3 को इधर ले जाएंगे तो बटा में आएगा, और Q को इधर लाएंगे तो आपका P/Q आ जाएगा, यानी P और Q का रेशियो आ गया कितना, 4:3 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि Q P का कितना परसेंट है, Q P का कितना परसेंट है। इसमें Q कौन है, ये 3Q है, तो कह रहा है Q P का कितना परसेंट है, तो P कितना है, P की जगह 4 है, तो कितना परसेंट है, तो गुने 100 से गुना कर देंगे, ये आपका परसेंट आ जाएगा। तो 25 चौका 100, अब 25 दिया 75, कितना परसेंट है, 75% है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 बनाते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कर यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कर व्यक्ति ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कर बी अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है, देखिए क्वेश्चन कर आपका कि ए और बी दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो किसी काम को वो 15 दिन में पूरा कर देते हैं। कह ए अकेले उस काम को करता है तो उसको 20 दिन में पूरा कर देते हैं, तो कह बी अकेले इसको कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल है, क्या कीजिएगा, दोनों का आप एलसीएम कीजिए, तो 15 और 20 का एलसीएम आपका 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब देखिए ये देखिए क्या इफ़िशेंसी है, ए और बी दोनों मिलाकर इफ़िशेंसी कितना है, 4 है, और ए अकेले का इफ़िशेंसी कितना है, 3 है। तो जब ए और बी दोनों मिलाकर इफ़िशेंसी 4 है, ए का इफ़िशेंसी कितना 3 है, तो बी का इफ़िशेंसी निकाल सकते हैं। दोनों मिलाकर 4 है, अकेले ए का कितना है, 3 है, तो 4 में से 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी बी का इफ़िशेंसी यहाँ से हमको कितना आ गया, 1 आ गया। करेगा कितने दिन में पूरा कार्य करेंगे, तो टोटल कार्य आप कितना है, वर्क 60 है, तो टाइम कितना कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क बटे इसका इफ़िशेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। तो 60 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा, यानी बी को काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 60 दिन लगेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको अंश और हर वाले क्वेश्चन यानी भिन्न से संबंधित क्वेश्चन जब भी आए आपको हमेशा बाय ऑप्शन बनाना है, सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। आप यदि प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको समय लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से बनाइएगा और बहुत सिंपल होता है ऑप्शन से बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर का योग कितना 11 है। चलिए इतना आप पढ़ लीजिए, आगे आप ऑप्शन को चेक कीजिए। अंश और हर का योग कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है 5/6 है, अंश और हर को जोड़ेंगे 6 5 11 आ रहा है। यहाँ भी 6/5 है, अंश और हर का जोड़ के 11 आ रहा है, 8 3 11, यहाँ भी 11 आ रहा है। यानी तीनों आपका यहाँ पर सर्टिफाइड कर रहा है, यहाँ से तीनों हो सकता है आंसर, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं और भी, और आगे क्या कर रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है आपका कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो वह 2/3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अंश में 1 जोड़ेंगे, हर में 2 घटाएंगे, तो भिन्न होता है आपका अंश बटे हर होता है। अब कह रहा अंश में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 5/6 है तो आप 5 में 1 जोड़ दो, हर में 2 घटा दो, 6 में से 2 घटा दो, 4 आएगा। तो ये आपका आएगा 6/4 आएगा, यानी 3/2 आएगा। जबकि कह रहा कितना आना चाहिए था, 2/3 आना चाहिए था, जबकि इसका उल्टा आ गया, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी को चेक करो क्या है, तो बी को चेक करो, 6 में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ना है और हर में 2 घटाना है। यहाँ आएगा आपका 7/3 आएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि आना चाहिए कितना 2/3 आना चाहिए था, आ रहा है कितना 7/3 आ रहा है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। सी को चेक करो, 3/8 है, इसमें 1 घटा दो अंश में और हर में अंश में 1 जोड़ दो, हर में 2 घटा दो, तो आपका आएगा 4/6 आएगा, डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 2/3 आएगा। सी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसके अंश और हर का योग 11 भी है और अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 2 घटाने पर इसका कितना था 2/3 आता है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम सबको चेक किए, लेकिन आप एग्जाम में अनुमान लगा सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। ऐसे 1 2 को चेक कीजिएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हमेशा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आप यदि इसको प्रोसेस से बनाते हैं ना, ये तो पक्का है कि आपका 2 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन से बनाता है आपका तो 1 मिनट के अंदर आपको सोल्व हो जाएगा, यानी 20 से 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन क्या आपका कि एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कह रहा है उसकी हानि प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 30 कुर्सी का सेलिंग प्राइस यानी बेचने पर उसे 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर से लॉस लग रहा है। अब ध्यान दीजिए, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 30 वस्तु जितना मैं ख़रीदा था उतना ही में वो 36 वस्तु को बेच दिया, यानी 36 कुर्सियों को वो बेच दिया, तब तो उसे 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर से लॉस लग रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ से हम देखिए ये आपका यानी जो लॉस लग रहा है 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, और ये 30 वस्तु को जो आपका क्रय मूल्य है वही 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों आपका विक्रय मूल्य में है, तो ये आपका हो गया क्या लॉस, और ये हो गया आपका यानी क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से आपका आएगा 6 वस्तु का सेलिंग प्राइस बट्टे 36 वस्तु का सेलिंग प्राइस, लेकिन ये 30 वस्तु के क्या है क्रय मूल्य है, गुने 100 हो जाएगा, तो 6 के 36 आ जाएगा, यानी 100/6 आएगा, 100/6% यानी 50/3 हो जाएगा, यानी 50/3%। इसको कीजिएगा तब आएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कह रहा कि एक विक्रेता 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस लग रहा है। अब देखिए 30 कुर्सी को हम बेच रहे हैं तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर इसे क्या लग रहा है लॉस लग रहा है भाई, यानी घाटा लग रहा है, घाटा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है 30 कुर्सी को जो ख़रीदा होगा वह 36 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर रुपया में ख़रीदा होगा,
दोनों को ऐड कीजिए, तब तो उसे 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लॉस लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इतनी ये समझ जाएंगे हम, तो आपका इसका आगे क्वेश्चन बनाना आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉस लग रहा है कितने, 6 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम 36 वस्तु क्यों लिए, 30 क्यों नहीं लिए। यहाँ जो हम किए हैं 6/36 किए हैं, गुने 100 किए हैं, ये यहाँ 36 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए ये जो आपका है, यहाँ देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस है ना, तो यहाँ भी हम सेलिंग प्राइस के ही यूज करेंगे, क्योंकि ये क्रय 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही है 36 वस्तु के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दोनों जगह हम इस क्रय मूल्य को बदल दिए विक्रय मूल्य में, ठीक है। तब इसलिए यहाँ पर 36 के यूज किए हैं, 30 के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए CP है, ये क्या है SP है, यानी सेलिंग प्राइस है या कंज्यूमर प्राइस है, तो दोनों डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देख लिए हम कि 30 वस्तु के क्रय मूल्य 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए हम यहाँ क्रय मूल्य की जगह इसी का हम यूज कर लिए, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम इसके जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर किए हैं 6/36। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन क्या आपका कि y अक्ष पर उन बिंदुओं की खोजिए जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। इसका एक ही तरीका है आपका, कह रहा है y अक्ष पर, ध्यान दीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको पता होगा कि y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर किसी बिंदु का y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमको सिर्फ y निकालना होगा। अब देखिए तो इसका जो ये बिंदु होगा ये क्या होगा, कुछ x की जगह 0 होगा, y की जगह कुछ होगा आपका ना, ठीक है। तो यानी आपका ये हो सकता है और ये हो सकता है, b नहीं हो सकता है। b क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यहाँ पर जबकि -7 है तो b नहीं हो सकता है। अब चेक करना हमको किसको, a और c को। अब देखिए ये बिंदु ले लीजिए, अब इस बिंदु से पॉइंट क्या दिया है, -5,2 दिया है। अब इसके बीच की दूरी निकालिए, और ये पॉइंट दिया आपका 9,-2, और इसके बीच की दूरी निकालिए और इसके बीच की दूरी निकालिए, देख लीजिए किसमें बराबर है, वही आंसर होगा, ठीक है। ये आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है आपका कि इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए, फिर आप फॉर्मूला लगाते रहिएगा, समय आपका निकल जाएगा। इससे आसान तरीका है कि ऑप्शन से बनाइए, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से देख लीजिए, क्योंकि आपका एक बिंदु ये दिया है और ये ले लीजिए, देखिए इसका दूरी, और एक बार फिर क्या कीजिएगा, ये बिंदु और इस बिंदु को देख लीजिए, इसका दूरी, जिसमें दोनों का दूरी सेम हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सी को चेक कीजिए, सी को चेक कीजिएगा, क्या है 0,-7 है, तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा d बराबर आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में, ये आपको पता होगा। तो क्या करना है, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटाना है। तो देखिए -7 में से 2 घटाइएगा तो -9 आएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपका, तब 9 का स्क्वायर 81 आता है, ठीक। और 0 में से -5 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 5 × 25, दोनों का ये आएगा 5 × 6 8 2 10, √106 आया है। चलिए यह ध्यान रखिए। अब इस दूरी को, इसके बीच की दूरी चेक कीजिए, यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो √2 आपका -2 में से -7 जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ है 9 में से 0, 9 में 81 हो गया, दोनों के ऐड कीजिए, यहाँ भी 106 ही आ रहा है, √106 आ रहा है, यानी आपका दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बनाना आपका इजी होता है ऑप्शन से, ठीक है। हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, आपका सभी ऑप्शन को लेकर के हम देख लिए कि किस में इक्वल दूरी आ रहा है। बी तो आपका पहले ही छट गया था, अब ए को चेक करना था, सी को चेक करना था, ठीक है। तो हम सी को चेक किए तो इस बिंदु से इसका दूरी और इस बिंदु से इसका दूरी दोनों सेम आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। कह रहा यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो कह रहा बी की गति क्या होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
देखिए ये आपका ये यहाँ है, ठीक है। और देखिए बी जो है करा ए जो है बी को 4 मीटर की क्या देते हैं, 4 मीटर की शुरुआत देते हैं। इसका मतलब क्या है, बी ए से 4 मीटर आगे रहता है शुरू में। 100 मीटर की ये रेस है, ध्यान दीजिए 100 मीटर का रेस है। ये क्या करता है, बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब है कि शुरू में बी ए से 4 मीटर आगे हैं, ठीक है। अब दौड़ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बी को कितना दूरी कवर करना होगा, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 मीटर। ए को कितना कवर करना होगा, तो पूरा 100 मीटर कवर करना होगा, ठीक है। अब रनिंग स्टार्ट होता है। एक स्पीड आपको दिया हुआ है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति आवर एक स्पीड दिया है। अब रनिंग स्टार्ट होता है तो ये होता है क्या, फाइनली फिर भी ए जो है वो बी को 15 सेकेंड से हरा देता है, 15 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 15 सेकेंड से हरा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी को ये 96 मीटर तय करने में जितना समय लगा है और ए को उससे 15 मीटर कम समय लगा है 100 मीटर की दूरी तय करने पर। 15 सेकेंड की कम समय लगा किसको, ए को बी से। इसका मतलब यही हुआ कि 15 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि ए बी से 15 सेकेंड पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, ए का पूरा से यहाँ से दूरी होगा और इसका चाल भी दिया हुआ है, ठीक है। हम समय निकाल लेंगे और बी का भी आपको समय यहाँ से निकाल सकते हैं। दूरी चाल मान लीजिए भी है, दूरी क्या है 96 मीटर है। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल होता है, सॉरी दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से समय इसका निकालेंगे और यहाँ समय इसका निकालेंगे और बी के समय में से ए के समय घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 15 सेकेंड आएगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम आगे यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ 100 मीटर उसको तय करना होगा पूरे दूरी। और इसका चाल कितना है, ध्यान दीजिए 9 किलोमीटर, सॉरी 8 है, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही गलती करते हैं स्टूडेंट, 8 किलोमीटर पर आवर है। ये पर किलोमीटर पर आवर में है, ये किस में है, मीटर में है। तो इसको आप किलोमीटर बदल दीजिए, ठीक है। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड बदल दीजिए, इसको ही बदलिए किलोमीटर में, किलोमीटर बदलिए, क्योंकि आपका आंसर किलोमीटर प्रति आवर में, इसलिए इसको बदल दिए किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ सबका समय आ जाएगा किसको, ए का समय आ जाएगा 100 मीटर है। तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा कि किलोमीटर में, ठीक है। तो समय होता है दूरी बटे चाल, चाल कितना 8 है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए बी को कितना समय लगेगा, तो बी को देखिए बी का टोटल दूरी कितना तय किया, वो 96 किया है। ये मीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर में आ जाएगा, इनटू सॉरी बट्टे इसका चाल नहीं पता है तो भी मान लेते हैं। ये आपका बी का क्या आ गया, ये समय आएगा। अब हम क्या बोले थे कि बी को अधिक समय लगता है कितना, 15 सेकेंड, ए से अधिक लगता है। तो यहाँ से हम जो करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या, टी बी माइनस टी ए कितना आएगा, ये आपका है 15 सेकेंड दिया है। इसको बदलिए किसी आवर में, तो 3600 से भाग दे दीजिए। टी बी कितना है, तो ये था आपका 96 बटे 1000 इंटू भी माइनस आपका क्या था 100 बटे 1000 इंटू 8 था, ठीक है 80 है, बराबर आपका था 15 बटे 3600, ठीक है। यहाँ से आपके 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कर दीजिए, तो ये आपका भाग दीजिएगा तो आपका 9 ये आएगा 96 बाय 10 भी माइनस यहाँ से आपका 1 जीरो काट दीजिए, आपका आएगा 10 बटे 8 बराबर 15 बटे 36 आएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से भी के वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसको आप इधर ले जाइएगा तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप भी के वैल्यू निकालिएगा, आपका आ जाएगा, ये आएगा आपका 5.76 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। करेक्ट आपका इतना ही आएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा। आपको हम प्रोसेस बताएंगे, आपको कैलकुलेशन करना खुद है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण क्या होगा। सिंपल है, देखिए ये आपका समचतुर्भुज है, एक सेकेंड, ये समचतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिए इसका कह रहा क्या है, परिमाप कितना है 52 है, परिमाप क्या था 4 भुजा का योग, तो 4a
कितना है 52 है, यहाँ से प्रत्येक भुजा कितना आएगा 13 चौक 52 13 आएगा, यानी ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। छोटा विकर्ण कितना है 10 है, यानी ये आपका ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक चीज़ आपको बताए, यहाँ देखिए करा बड़ा विकर्ण यानी ये आपसे मांग रहा है, ये यदि हमको ये पता हो जाएगा तो उसको दुगना कर देंगे, विकर्ण आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, इसको ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल को लीजिए, ठीक है, ये तो 90 होगा ही, ठीक। और ये देखिए ये कर्ण है आपका 13, ये आधार है 5, तो लंब कितना आएगा, याद होना चाहिए लंब 12 आएगा, ठीक है। ये तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नहीं आपको ध्यान है तो सीधे निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 5 है, 5 है 25, इसको माइनस कीजिएगा आपका आएगा 144 आएगा, यानी ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह से ये भी 12 आएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा 12 विकर्ण। इसमें कुछ था ही नहीं है। आप थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते होंगे तो उसमें आप डायरेक्ट ही बता सकते थे, 13 है 5 है तो ये 12 होगा, नहीं तो निकाल लीजिए रूट अंडर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब आपका ही आ ही जाएगा। तो लंब कितना आ गया 12 आ गया, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी पूरा विकर्ण कितना होगा 24 होगा, यानी 24 मीटर आपका आ जाएगा। इसका विकर्ण होना चाहिए 24 मीटर। अब 24 मीटर नहीं है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है, इसको आप देखते ही इसका आंसर आपको बता देना चाहिए, सिंपल है। अब देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आपका ये देखिए, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए 35 लिखने की जगह हम a लिखेंगे सिंपली, 35 को आप a ले सकते हैं, 27 को आप b ले सकते हैं। ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 35 को a, 27 को b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लीजिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना जो हम करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। यहाँ क्या है प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया। अब यहाँ क्या है a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऊपर आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बट्टे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ऊपर में 2 कॉमन कर लीजिए, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है, कट जाएगा, बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, यानी ऑप्शन ई आएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर 35 की जगह कुछ भी रखिए, 27 की जगह कुछ भी रखिए, आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन हर जगह आपका यहाँ पर वही अंक रहना चाहिए। अब देख लिए हम 35 को a मान लिए, 27 को b मान लिए, तब का आंसर कितना आया 2 आया, ठीक है। यानी a और b से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ई आएगा, यानी इसका आंसर 2 आएगा। और देखिए क्वेश्चन 40 है और ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर आपका किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स में ना यानी समस्थानिक, आइसोटोप्स में समस्थानिक ना सेम स्थान, स्थान कौन डिसाइड करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो आपका क्या होता है परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या सेम यानी प्रोटॉन सेम, तो प्रोटॉन यदि सेम होगा तो क्या होगा न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। तो सिंपल आपका जगह प्रोटॉन सेम होगा न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, तो प्रोटॉन की संख्या वही रहती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है, ऑप्शन बी होगा, सिंपल है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 6 था। चलिए आगे हम देखिए टेस्ट नंबर 7 को हल नहीं करेंगे, टेस्ट नंबर 7 को फुल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें आपका पीडीएफ में डिस्कशन आपका कोई भी सब्जेक्ट का नहीं किए थे, ठीक है। इसलिए हम टेस्ट नंबर 7 को हम अलग से हल करेंगे। इसका आगे हम टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आपका ये टेस्ट नंबर 8 है, इसके चलिए हम मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं, बाकी का आपका सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन का हल करते हैं। इसमें देखिए आपका कुछ साइंस का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपका हम सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। जैसे आपका एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, देखिए इसको हम चलिए हल कर देते हैं। क्वेश्चन कर आपका यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए और अगर 30 दिनों में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा। अब देखिए एक बल्ब है, ये कितना है 60 वाट का बल्ब है,
ठीक है, 60 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटा जलाते हैं, ठीक है, और 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में आपका इतना जला तो 30 दिन में कितना जलेंगे, इस गुने 30 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा यानी 6 पंचे 30, 30 क्या 90, 9 पर 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका क्या हुआ, वाट घंटा हुआ, इतना वाट घंटा जला है। आपको पता है कि एक यूनिट जो हम कहते हैं ना, ये आपका होता है 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो ये आपका वाट घंटा में है, इसको किलो वाट घंटा में आपको बदलना होगा। तो क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 3 जीरो आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 9 किलो वाट घंटा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 9 किलो वाट घंटा आ गया। आपको पता है कि 1 किलो वाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, 9 यूनिट आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 9 यूनिट। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। चलिए इससे भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन का आपका कि एक रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 12 में। तो ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका आपका हाफ लाइफ 10 दिन दिया है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ क्या है, ये है आपका 10 दिन इसका हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, कह रहा है इसका अभिप्राय क्या है। देखिए हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, यदि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यदि ये यानी जैसे 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है, तो ये क्या होता है 1 हाफ लाइफ के बाद, यानी 1 हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ लाइफ कितना है 10 दिन है, यानी वो 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद क्या होगा, ये इसका आधा खपत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका अगले हाफ लाइफ में फिर इसका आधा खपत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक हाफ लाइफ 10 दिन, फिर अगला हाफ लाइफ इसका क्या होगा 10 दिन होगा, तो ये 1/4 बचेगा, ठीक है। यानी 1 था, फिर एक हाफ लाइफ में इसका हाफ हो गया, फिर अगले हाफ लाइफ में इसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 भाग बचेगा। अब देखिए जब 1/4 भाग बचेगा कितना हाफ लाइफ में, 2 हाफ लाइफ में, यानी 10 दिन प्लस 10 दिन, यानी वो 20 दिन में, ध्यान दो 20 दिन में कितना बचता है 1/4 बचता है, यानी कितना खपत हो गया, तो 1 में से हम 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/4 बचेगा, यानी 3/4 भाग विघटित होने में कितना समय लगा, तो इसके 10 दिन प्लस 10 दिन यानी 2 हाफ लाइफ लगा था, यानी 20 दिन लगा। तो आप ऑप्शन सी को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझना होगा, ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में शायद क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो ये आपको समझना होगा, सिंपल समझिए कि 1 हाफ लाइफ में वो एलिमेंट अपने के आधा हो जाएगा 1/2, इसके अगले हाफ लाइफ में 1/4, इसका अगले हाफ लाइफ में 1/8। तो ये आपका इतना बचता है विघटन हो करके। तो विघटित हुआ कितना, यहाँ से एक हाफ लाइफ लगा था 20 दिन, यहाँ 20 दिन लगा था, 1/4 भाग हुआ था, तो विघटित हुआ कितना, तो 1 में से 1/4 घटाए तो 3/4 विघटित हुआ था कितना दिन में, 20 दिन में, सॉरी 20 40 दिन में, 2 हाफ लाइफ में, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये जब समझ लीजिएगा हाफ लाइफ क्या होता है, तो आपको एक क्वेश्चन बनाना ईजिली हो जाता है, ठीक है, ईजिली हो जाता है, ईजी हो जाता है आपका क्वेश्चन बनाना। अब देखिए यहाँ से अब ऐसे क्वेश्चन कोई है नहीं आपका सोल्व करने वाला, ठीक है। चलिए हम मैथ के क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन का आपका कि के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा। आप क्लास 9th या 10th पढ़े होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक हल, एक या एक से अधिक हल होने की संभावना क्या होता है, सॉरी इसका कंडीशन क्या होता है, एक हल होने का कंडीशन क्या होता है, या कोई भी हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। चलिए तीनों आपको बताते हैं। देखिए ये आपका देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, तब आपका होता है केवल 1 हल, यानी केवल एक हल होगा आपका। इसका कंडीशन ये होता है केवल एक हल होगा, इसी को बोलते हैं यूनिक हल होगा। ये कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या अगर आपका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन होता है आपका A/A2 बराबर होगा, सॉरी बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2
C2 का। ये कंडीशन कब होता है? ये होता है आपका जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और एक होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों बराबर होता है तब आपका अनेक हल होता है, इनफाइनाइट हल होता है, ठीक है, अनेक हल होता है। तो ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। हम किसका यूज करेंगे? तो कह रहा कोई हल नहीं होगा तो हम इसका यूज करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट है फर्स्ट समीकरण का A1, A2 और A1, B1, C1, यानी A1 होगा x का कोफिशिएंट, B1 होगा y का कोफिशिएंट और C1 होगा आपका कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आपका a का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, सॉरी, तो यहाँ से 4 है। यहाँ पर क्या है? x का कोफिशिएंट 2 है, तो 4/2 हो गया, यानी A1/A2 हो गया बराबर B1 y का कोफिशिएंट होगा, तो सॉरी 4/2 3/ इसका y का कोफिशिएंट क्या है? k है, ये बराबर होगा और आपका बराबर नहीं होगा 5/1 के, ठीक है। यहाँ सब एक बार क्या कीजिए, इस दोनों को बराबर कीजिए और इस दोनों को बराबर नहीं कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4/2 बराबर 3/k। आप यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ से आपका k का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3/2 आ जाएगा, यानी k का 3/2 मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तब देखिए k का इसमें अगर किस मान के लिए, तो k का वैल्यू 3/2 होना चाहिए, यानी 3/2 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए k का मान 3/2 होना चाहिए था, आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन क्या आपका? यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग इतना है, उसका प्रथम पद 10 है, तो समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। AP में n पदों का योग क्या होता है? ये आपका क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका होता है SN बराबर, ध्यान दीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका SN का फार्मूला, इसी का यहाँ पर यूज करेंगे। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। 14 पद n की जगह 14 होगा, तो 14/2 हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, a का मान आपका दिया हुआ है 10 है, प्लस n-1 यानी 13, 14 में से आप क्या कीजिए? -1 घटा दीजिए, इंटू डी नहीं पता है, ये दिया आपका 1050 दिया है। यहाँ से क्या किए? 2 से काटिए, 2 7 14, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? 7 इंटू 10 दूनी 20 आ जाएगा, इंटू 13 डी आ जाएगा बराबर 250 आ जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 × 7, 7 × 5 35, ये आपका 150 आ जाएगा। यहाँ से आप 13 डी बराबर कीजिएगा तो 150 में से ये आपका 20 इधर चला जाएगा, यहाँ से डी निकालिएगा तब आपका आएगा 130/13 आएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। हमें क्या चाहिए था? 20वां पद चाहिए था। आप जानते होंगे nवां पद का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब निकल जाएगा, एक मान 10 दिया है, हमें कह रहा है कि 10वां पद यानी सॉरी 20वां पद कह रहा है, टी 20 चाहिए हमको, तो n की जगह क्या लेंगे? 20 लेंगे, तो 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना आया? अभी 10 आया, 10 दिन देंगे, 10 प्लस 19 दिन के 190, 190 प्लस 10 कितना आएगा? 200 आ जाएगा, यानी आपका 20वां पद क्या आ गया? 200 आ गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो nवां पद का भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी होता है nवां पद, और SN होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 सदस्य रमी में भाग लेते हैं और 350 तबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों भाग लेते हैं, तो करा क्लब में कितने सदस्य है? दो तरह से बना सकते हैं, वेन डायग्राम से बनाइए। अब देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे तो इसको मान लीजिए आपके ये क्लब वाले हैं, ठीक है, और ये रमी वाले हैं। क्लब वाला कितना है? 320 है, एक सेकेंड, 320 है, और ये कितना है?
50 है, दोनों वाले कितना है 220 है। तो यहाँ से देखिए ये 320 है, 350 है, दोनों में कितना है 220 है। तो टोटल कैसे निकालेंगे देखिए, तो 320 प्लस 350, ठीक है, माइनस कर देंगे हम 220 को, क्योंकि देखिए जब इस दोनों को काउंट किए ना तो ये आपका बीच वाले 2 बार काउंट हो गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। इस तरह से समझिए। एक दूसरा तरीका आपको बताएंगे, उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा वेन डायग्राम का, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये आपका जाएगा 320 में से 220 यहाँ जाएगा तो आपका कितना आएगा 100 बचेगा प्लस 350, यानी आपका आ जाएगा 100 प्लस 350, यानी आपका ये आएगा 450 आ गया, ठीक है, 450 है कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका आपका ये होता है कि ए यूनियन बी निकालना होता है, यानी दोनों का मतलब। तो आपका आता है क्या ए प्लस बी, अब माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए। यहाँ से भी आपका बन जाएगा फॉर्मूला बेस्ड। ए कितना दिया है 320 दिया है, बी कितना दिया है 350 दिया है, दोनों में कितना इंटरसेक्शन है, दोनों में 220 है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, इसमें आपका वेन डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं होगा। फिर भी आंसर आपका इतना ही आएगा। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का आपका 2 अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। करा यदि संख्या 45 घटा दिया जाए तो वो अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, सॉरी आपस में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अंक पलट जाते हैं। अब देखिए इसको भी हम बाय ऑप्शन बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे बाय ऑप्शन बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए कैसे, चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का गुणनफल कितना है 36 है। अब ये भी 2 अंकों की संख्या है, अंकों को क्या है 8 है, वो दूसरा 4 है, 8 चौक 32 से आ रहा है। जब ये कह रहा है कि गुणनफल कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए था, तो आपका ए तो होगा नहीं, ये आपका खत्म हो गया। बी में देखिए 7 3 21 आ रहा है, गुना करने पर कितना आ रहा है 36 आना चाहिए था, तो नहीं ए होगा नहीं बी होगा, बी भी नहीं होगा। सी में क्या है 49 है, तो 4 और 9 को गुना किए कितना रहा है 36 आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि अंक को गुणनफल 36 आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं, आगे भी चेक करेंगे, ठीक है, हो सकता है सी 49 आपका हो सकता है, ये दोनों तो आपका छट गया है, 49 हो सकता है। चलिए मान लेते हैं 49 इसका आंसर है। आगे आप क्या करें उसको भी चेक कीजिएगा। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो हम ये संख्या मान लिए हैं, उसमें से हम 45 घटा देते हैं तो कितना आ रहा है, इसमें से 45 घटाते हैं तो ये आपका सिर्फ 4 आ रहा है, ठीक है। कारण क्या है अंक आपस में बदल जाते हैं, तो ये घटाए हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और ये संख्या 49 है, उसको उल्टाएंगे तो कितना आ रहा आना चाहिए 94 आना चाहिए था। यहाँ पर इसको घटाने पर अगर संख्या उलट जाते हैं यानी बदल जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये 49 है ना, इसमें से यदि 45 घटाएंगे तो यहाँ पर 94 आना चाहिए था, जबकि कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब आपका सी भी गलत है, तो नहीं ए सही है, नहीं बी सही है, नहीं सी सही है। तो ये आंसर क्या होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए आपका 94। अब देखिए कैसे उसको प्रूव कर देते हैं 94 कैसे होगा। देखिए 94, अब देखिए दोनों अंकों का गुणनफल कितना है 9 चौक 36 आ रहा है, ठीक है 36 आ रहा है। आप करा उसमें 45 घटाते हैं तो 94 में से आप 45 घटाइए, क्या आएगा 94 में से 45 घटाइए आपका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 49 आ रहा है ना। अब देखिए इसको अंक को पलटिए तो यहाँ 9 4 है, यहाँ 4 9 होगा 49 आ रहा है, यानी अंक के पलटने पर 49 भी आ रहा है, 45 घटाने पर 49 आ रहे हैं। ये आपका इसका आंसर होना चाहिए 94, और ये आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इससे भी आपको बता देंगे, ऑप्शन चेक कर कभी बता देंगे, जैसे आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका 37, एक मिनट, क्वेश्चन 37 कर आपका करा कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है और 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है, तो करा उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए इसको यदि आप ऐसे बनाइएगा कि एक पुस्तक का दाम हो गया 10/11, यहाँ पर एक पुस्तक का दाम हो गया 11/10, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य, क्या करना है। तो 10/11 11/10 है, तो कंफ्यूज हो जाइएगा ऐसे में। तो ऐसे नहीं करना, आपको सिंपल तरीका बताते हैं, कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, पक्का है। कैसे करेंगे देखिए, करें एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है, तो उसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है। 11 पुस्तक कितना में खरीदता है
तो 10 रुपया में खरीदता है। ठीक है, अब कह रहा है 11 रुपया में 10 पुस्तक बेचता है, तो पुस्तक को एक साइड कीजिए, यानी 10 पुस्तक कितना बेचता है, तो 11 रुपये में बेचता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ वस्तु 11 है, यहाँ वस्तु 10 है, तो कंपेयर कैसे होगा, जब वस्तु दोनों जगह सेम रहेगा तब तो कंपेयर होगा। तो सेम कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 10 से गुना कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 11 से गुना कर दीजिए, यानी इसको यहाँ गुना कर दीजिए और इसको यहाँ गुना कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से देखिए आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 धन के 110, 11 धन के 110, यानी और यहाँ 10 धन के 100, 11 धन 121, यानी आपका जगह यहाँ से 110 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 100 आएगा, और यहाँ से 110 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 121 आएगा। यानी अब कंपेयर करना आसान हो गया। देखिए यहाँ भी 110 वस्तु हो गया, यहाँ भी 110 वस्तु हो गया, तो अब कंपेयर तो आसान से कर देंगे भाई। 110 का दाम, 110 पुस्तक का दाम कितना है, 100 रुपया है, 110 पुस्तक कितना बेचे हैं, 121 में बेचे हैं, तो यहाँ से कितना, यहाँ से में कितना ज़्यादा है, तो 21 रुपया ज़्यादा है। कितना में ज़्यादा है, 100 रुपया में ज़्यादा है, तो यानी 21% ही इसे लाभ हो रहा है। तो नहीं तो आप क्या कीजिए, 21 आपका लाभ आ रहा है, 100 आपका क्रय मूल्य है, तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुने 100, तो ये तो आपका 21% ही आएगा, यानी 21% लाभ हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे और ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी गलती नहीं करेंगे जो तरीका आपको बताए हैं। ठीक है, तो 21% होगा, यानी ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर आपका कि 11 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 11 महिला वुमेन किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है, तो एक औरत इस काम को कितना दिन करेंगे, तो 11 गुने 7, 77 दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, एक वुमेन इस काम को 77 दिन में करेंगे। अब अगर उसी काम को 10 बच्चा, 10 चाइल्ड कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं, तो एक चाइल्ड कितने दिन करेंगे, 14 दिन के 140 दिन में करेंगे। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए, एक वुमेन इस काम को 77 दिन में करते हैं और एक बच्चा यानी चाइल्ड इस काम को 140 दिन में करते हैं। अब क्या कीजिए, दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा। 77 और 140 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग बताइए। 77 और 140 का एलसीएम क्या होगा, इसको आपको पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम सिंपली आपको कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए 11 यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पर आपका 77 आएगा गुने 20 आएगा। अब सोचिए कैसा आया। ठीक है, ये आपका इसका एलसीएम आएगा। 77 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आएगा। 140 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दिए, यहाँ हो सकता है आप गुना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, गुने कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये उसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 154 पर 1 0 आएगा, 1540 आएगा। अब ध्यान दीजिए, टोटल वर्क कितना है, 1540 है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 महिला और एवं 10 बच्चे उस काम को कितने में पूरा करेंगे, यानी 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य कितना है, 1540 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1540 बट्टे करा 5 महिला, तो एक महिला का इफिशिएंसी कितना है, 20 है, तो 5 महिला की इफिशिएंसी कितना होगा, 20 पंचे 100, डायरेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, प्लस एक यहाँ और करा 10 बच्चा, एक बच्चा का इफिशिएंसी कितना है, 11 है, तो 10 बच्चा का इफिशिएंसी कितना होगा, 10 बच्चा का, एक सेकेंड, 5 था, 20 पंचे 100। ठीक है, 10 बच्चा का इफिशिएंसी आपका हो जाएगा, एक का 11 है, 10 का तो 11 दिन के 110 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 1540 बट्टे 210, 1540 बट्टे 210, 0 0 कट गया। अब डिवाइड कीजिए, अब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काटिए तो 7 से काट सकते हैं, 7 3 21, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यहाँ से आपका आ जाएगा 22 बट्टे 3 दिन आएगा, यानी 22 बट्टे 3 दिन में ये कार्य को पूरा
कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 22/3 आपका किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन ई दिया गया है। तो 22/3 दिन इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन का आपका कि द्विघात समीकरण इतना का दो मूल्य होंगे। सिंपल है, इसको आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो 2x² है प्लस √6x है माइनस 6 बराबर 0 है। ये दोनों गुना के 6 दूनी 12 आएगा। 12 का फैक्टर तोड़िएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपका देखिए 6 दूनी 12, एक सेकेंड, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2x² प्लस 2√6x माइनस √6x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए, √6 गुना √6 6 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, लेकिन माइनस में 12 आएगा। 6 दूनी 12 माइनस में 12 आ रहा है, जोड़ने पर माइनस √6 आ रहा है, सॉरी प्लस √6 आ रहा है। तो बिल्कुल आपका सही है, ये फैक्टर आपका बिल्कुल सही है। अब क्या कीजिए, सिंपल तो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस √6 आएगा। यहाँ हम माइनस √6 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस √6 आएगा बराबर 0 आएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस √6, तो यहाँ से आएगा x प्लस √6 कॉमन आएगा, इधर आपका आएगा 2x माइनस √6 आएगा बराबर 0। यहाँ से एक आ जाएगा आपका माइनस √6, दूसरा आ जाएगा आपका √6/2 आ जाएगा। अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है और ये अच्छा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था और कह रहा था कि सर इसका आंसर गलत है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका आंसर कैसे सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कह रहा है 8 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। तो कह रहा है 7 वर्ष बाद उसके पिता और पुत्र की आयु कितना गुना हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है, कहाँ आप लोग गलती किए होंगे, ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी ज़्यादा है। भाई देखिए, यदि हम मानते हैं पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो यहाँ पर पिता की आयु कितना होगा, 4 होगा। कह रहा 3 गुनी ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा है। यहाँ देखो 3 गुनी ज़्यादा है, ये 1 है, ये 4 है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इससे 3 गुनी ज़्यादा है। तो यही आप लोग गलती किए होंगे, यहाँ पर लिए होंगे पुत्र का 1 तो पिता का 3, ये गलत है। यहाँ पर यदि पुत्र का 1 होगा तो पिता का 4 होगा। 3 गुनी ज़्यादा कह रहा है आपका, ये नहीं कह रहा 3 गुनी है, 3 गुनी ज़्यादा है, यहाँ पर 3 गुनी ज़्यादा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा 8 वर्ष बाद, तो ये 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी है। अब 2.5 गुनी का मतलब क्या है, यदि पुत्र का 2 है तो पिता का कितना है, 4 है, यही तो मतलब होता है 2.5 गुनी। आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्या, 1 2 1 ज़्यादा है, यहाँ भी 1 ज़्यादा है, तो यहाँ से आपका 1 पार्ट हो गया 8, 1 पार्ट हो गया 8। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, वर्तमान आयु आपका है 1:4 में, तो 1:4 में है, 1 पार्ट आपका 8 है, तो ये 4 पार्ट हो गया 832। कर रहा था क्या, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष इसमें जोड़िए, 8 7 15 होगा, 7 वर्ष इसमें जोड़िए 39 होगा। यानी पुत्र का कितना है, सॉरी पिता का कितना है, 39 है, पुत्र का कितना है, 15 है। कितना गुना है, तो 39/15 गुना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल तो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 8 था। चलिए अब टेस्ट नंबर 9 को हल करते हैं। ये आपका टेस्ट 9 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव के आयु का अनुपात, यहाँ आयु होगा, आयु का अनुपात 1:3 था। कह रहा 5 वर्ष पश्चात उसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो कह रहा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये मान लेते वर्तमान में कुछ अनुपात होगा, ठीक है। कह रहा उससे 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व करा था, 10 वर्ष माइनस करेंगे, 10 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना था, 1:3 था, ध्यान समझिए। और कह रहा यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो प्लस में करेंगे, 5 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना है, 2:3
3 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 में से 1 जा रहा है तो 1 आ रहा है, यहाँ 3 में से 3 जा रहा है तो 0 आ रहा है, जबकि अंतर आपका यहाँ 1 और 0 का आ रहा है, यानी सेम आना चाहिए अंतर ना भाई, आयु का अंतर है तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेम नहीं है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल। कैसे करेंगे अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए अंतर कीजिए, 3 में से 2 1 गया तो 2 हुआ, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 हुआ। अब क्या कीजिए, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से कीजिएगा तो ये आपका अनुपात ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 2 से कीजिएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आप देखिए अंतर 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, अब अंतर सेम है, सेम आया। देखिए ये अंतर यहाँ पर 3 का है, लेकिन आयु में देखा जाए तो 10 साल पहले का था, ये 5 साल बाद का है, तो अंतर देखा जाए तो 15 का है। 10 साल पहले है, ये 5 साल बाद है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये समझिए। तो यही 3 पार्ट आपका 15 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 पार्ट निकालेंगे तो 3 पंचे 15 आ जाएगा, यानी 1 पार्ट आपका 5 आ गया, 1 पार्ट आपका 5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, 1 पार्ट 5 है, ये आपका 10 साल पहले का अनुपात कितना था, 10 साल पहले का, ध्यान दीजिए 10 साल पहले का अनुपात ये था। और एक चीज़ और ध्यान है कि 1 पार्ट अभी कितना आया था, 5 आया था, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये 5 होगा तो ये आपका 15 होगा, तो ये 5 ये 15 है। तो ध्यान दीजिए 10 साल पहले इसका आयु 5 है तो इसका 15 है 10 साल पहले, तो अभी क्या होगा, तो इसमें क्या करें, 10 साल दोनों में ऐड कर देंगे, तो इसमें आप ऐड कीजिए 10 साल तो 15 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए 10 साल, तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये हुआ वर्तमान आयु 15 अनुपात 25, 5 तिया 15, 5 6 25, 3 अनुपात 5 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 3:5। क्वेश्चन 34 है, ये क्वेश्चन आपको पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी का 30% क्यू के 40% जोड़ दिया जाए, तो यही हुआ आपका पी का 30% में क्या कीजिए, क्यू का 40% ऐड कर दीजिए, तो ये आपका है क्यू का 80% हो जाता है। इसको आप इधर कीजिए तो ये आपका जगह पी का 30% बराबर क्यू का 80 में से 40 किया तो 40%, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से P गुने 3 बराबर आपका Q गुने 4 आएगा, यहाँ से P अनुपात Q आएगा कितना, तो ये आपका आएगा 4:3 आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q P का कितना परसेंट है, Q 3 है P 4 है, तो 3/4 गुने 100 कर दीजिए, कितना अनुपात 25 चौका 100, 25 या 75% है, सिंपल है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% का छूट देता है, ठीक है, यदि वो उस पर 6% का छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपये का कम लाभ मिलेगा। अब सोचिए कि पहले 5% का डिस्काउंट दे रहा था विक्रय मूल्य पर, अब इसकी जगह 6% का डिस्काउंट देता है, तो इसे कितना कम रुपया मिलता है, तो 15 रुपया कम उसे लाभ मिलता है। यानी 5% से 6% छूट किया है, यानी 1% डिस्काउंट बढ़ा दिया है तो 15 रुपये का लॉस लगा है। इसका मतलब यही हुआ कि 1% ही 15 के बराबर है। सिंपल है भाई, सिंपल है। तो 1% 15 के बराबर हो गया, हमें चाहिए 100%, तो 100% कितना गया 1500 हो जाएगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 का है, क्वेश्चन का 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल है, देख लीजिए, ये आपका आयत है, इसका लंबाई 10 मीटर है, इसका चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें कह रहा है वृत्त बनाना है, तो वृत्त हम ऐसे ही बना सकते हैं। यानी इसका देख लीजिए, ये जो आपका इसका व्यास हो गया डायमीटर यानी 2r, ये किसके बराबर होगा, इसके चौड़ाई के बराबर होगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो 2r बराबर आपका 8 मीटर आएगा। यहाँ से r कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 यानी 4 मीटर आ जाएगा। 8 कितना आएगा, 4 मीटर आ गया। अब कह रहा है इसका इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई को पाई में रहने दीजिए, r की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 इंटू पाई हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 का आपका यदि एक कार्य को ए और बी आदि में
बी और सी 12 दिन में, सी और ए 24 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करता है, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में करता है, सी और ए मिलकर उसे 24 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लीजिए, 8 12 24 का, तो एलसीएम 24 आएगा। 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 का 24। अब ध्यान दीजिए, ए और बी मिलाकर इफिशिएंसी कितना है? 3 है, बी और सी मिलाकर इफिशिएंसी 2 है, सी और ए मिलाकर इफिशिएंसी 1 है। यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा और यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़िएगा तो आपका जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इफिशिएंसी की जोड़िएगा 3 2 5 1 6 आएगा। यहाँ 2 से काट देंगे तो यहाँ से हमको ए बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया। अब फिर वहीं चलिए, यहाँ पर तीनों का एलसीएम कहते थे कितना आया था? तीनों का एलसीएम आया था आपका 24 आया था। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया। तो टोटल कार्य आपका 24 है, 24 बटे 3 कर देंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। यानी 8 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, ध्यान रखिएगा। क्या किए थे? ए बी कर रहा है 8 दिन में, बी सी कर रहा है 12 दिन में, सी ए कर रहा है इसको 24 दिन में। कुछ नहीं किए, दोनों तीनों को एलसीएम ले लिए तो 24 आया। 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 का 24। ये तीनों का यानी इफिशिएंसी देखा जाए 3 2 5 1 6 आया था, लेकिन यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो 2 2 सब में 2 टाइम्स है। तो यहाँ से हम देखें क्या कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशिएंसी देखे तो आपका कितना आया था? 3 आया था। टोटल वर्क 24 है, 24 में इफिशिएंसी से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 8 दिन। तीनों मिलकर 8 दिन पूरा काम कर देंगे, बी होगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, 9 संतरों के सेलिंग प्राइस 12 संतरों के कंज्यूमर प्राइस के बराबर है, तो कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा? सॉरी, दोनों तो हम सेम लिख दिए, यहाँ 9 होगा ना, सॉरी यहाँ पर होगा 9 संतरे का सेलिंग प्राइस 12 संतरे का कंज्यूमर प्राइस, यानी 9 संतरा जितना बेचे हैं उतना ही में 12 संतरा वो खरीदे थे। तो यहाँ से देख लीजिए ना, 3 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है। सिंपल दिख रहा है भाई, जितना में वो 12 संतरा खरीदा था उतना ही में वो 9 संतरा को बेच दिया। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ सिंपल कर देंगे, आपका जगह 3 सेलिंग प्राइस 3 वस्तु के बटे आपका जगह यानी 9 वस्तु के सेलिंग प्राइस गुने 100 हो जाएगा। 3 या 9 यानी 100/3 होगा इसका आंसर। 100/3 करने का मतलब 33.33%, और इसको हम लगभग कह सकते हैं 33%, इसलिए इसका आंसर बी दिया गया है। ऑप्शन आपका बी होगा 33%। क्वेश्चन का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 सिंपल आपका है, ए बटे बी के पावर क्या दिया है? 2x - 3 दिया है, बराबर आपका बी बटे ए के पावर क्या है? आपका x - 3 है। अब देखिए क्या होता है ना, जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, लेकिन बेस यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ ए बटे बी है तो यहाँ बी बटे ए है। किसी को बदल दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए बटे बी के पावर 2x - 3, इसको बदल दीजिए, इसको कर दीजिए आप ए बटे बी। पावर जैसे उल्टाइएगा, बदलिएगा नहीं, बी बटे ए था ए बटे बी किए तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ x - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 2x - 3 बराबर आपका हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, तो ये आपका जगह 3x बराबर 3 3 6 6 3 दूनी 6x बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कह रहा है साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा? सिंपल है, इसको क्या कीजिएगा, साइन 3000 डिग्री है तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल है, आप क्या कीजिए, साइन 3000 डिग्री को आप कोशिश कीजिए इसको ऐसे लिखने के लिए। तो देखिए 3000 डिग्री है तो उसको हम लिख सकते हैं 16 गुने 180 प्लस 120। आप करके दीजिएगा, करके देखिएगा, इसको लिख सकते हैं। आप पढ़े होंगे साइन n पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा होता है। n पाई का माने 180 डिग्री होता है, तो n की जगह 16 है, तो साइन n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका साइन 120। अब साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन
90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 120 आ जाएगा। साइन 90 प्लस 30, आप ध्यान दीजिए, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ये आपका जगह किस में, तो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड कॉलम AS, साइन आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन की आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव में। कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3/2। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 6, 8 और 9th में मैथ से पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आपका टेस्ट नंबर जो 7 बच गया है, तो टेस्ट नंबर 7 का हम अलग से फुल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको हम जीएस पार्ट को भी डिस्कस नहीं किए थे, जीके जीएस पार्ट को हम डिस्कस नहीं किए थे, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका पीडीएफ में इसका डिस्कशन नहीं मिला था। तो टेस्ट नंबर 7 को आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपका फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।